जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा, पूरा का पूरा इस समय पर इस्लामिक दुनिया जितनी भी है वो लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो एक तरफ जो बाइडन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर होके आते हैं और गल्फ़ के अंदर अपना कुछ सेटलमेंट बिठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि रिजल्ट कुछ ज़्यादा सा अच्छा नहीं आया, बल्कि बेइज्जती करवा के ही आए। वहीं दूसरी तरफ अगर रशिया को देखा जाए तो अभी पुतिन जिस तरीके से बाइडन गए, बाइडन के जस्ट एक हफ्ता बाद पुतिन ईरान का दौरा करते हैं और वहाँ एक ट्राइलेटरल डायलॉग होता है और उसमें भी कहीं ना कहीं पुतिन की इस समय पर एक बेइज्जती हुई, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है वो ये है कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक दुनिया है, पूरी की पूरी इस्लामिक दुनिया इस समय पर बटी हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे ये वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ रहा है, बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये वर्ल्ड वॉर है। कम से कम ये वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस हैं। बहुत से लोग इस समय पर ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। मैं भी काफ़ी हद तक मान चुका हूँ कि 24 फरवरी जिस दिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी दिन से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। भले ही हमें ऐसा लगता हो कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में एकदम से हमले हुए, ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अलग अलग जितने भी वार जोन्स हैं वो सारे एकदम से जलना शुरू हो चुके हैं और ज़बरदस्त लेवल पर वो जो आंच है वो आगे बढ़ रही है, इतना समझ लीजिए। ये सब टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं अभी इस वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर के पूरी जो इस्लामिक दुनिया है वो कैसे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आप IAS PCS या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स में से 1000 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है और 14 अगस्त को टेस्ट होगा। 4 स्लॉट्स में टेस्ट होगा, 4 में से किसी भी स्लॉट में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी टेस्ट देना, मतलब टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अपनी सीट्स को बुक करें। ऐप हमारी डाउनलोड करेंगे, स्टडी टेबल जो ऐप है वो प्ले स्टोर से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करवाइए। अगला अब टॉपिक समझिए दोस्तों। टॉपिक ये है कि क्या इस्लामिक दुनिया इस समय पर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। तो समझ लीजिए, असलियत में अगर मैं इस मैप को यहाँ पर देखता हूँ वर्ल्ड मैप में, तो मेरे को एक चीज़ यहाँ समझ में आती है कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो लगभग ये अफ्रीकन कंट्रीज़ या जो भी हैं उसमें 3 बड़ी पावर्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ ये वाला सेक्शन मौजूद है जिसे आप अरब वर्ल्ड कहेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी पावर मौजूद है जिसे हम टर्की कहेंगे और तीसरी तरफ बड़ी पावर मौजूद है जिसे ईरान कहेंगे। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज़ में इंडोनेशिया और मलेशिया भी आते हैं और यहाँ पर सेंट्रल एशिया भी आता है। लेकिन असलियत में हम अलग अलग सेक्शंस को यहाँ देखेंगे तो हमें साफ नज़र आएगा कि असलियत में पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामिक दुनिया है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो आप सेक्शंस को देखें तो एक वो दुनिया है जो मिडल ईस्ट के अंदर है, दूसरी दुनिया सेंट्रल एशिया के अंदर है, तीसरा जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं
और उसके बाद आपको अफ्रीका के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ मिलेंगे और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप के अंदर मिलेंगे। यानी इस्लामिक वर्ल्ड को अगर मैं आपको नक्शे पर दिखाना चाहूँ तो आप खुद देखेंगे कि एक जो है ये टर्की से लेकर ये जो ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, इथियोपिया वगैरह और यहाँ तक कि ये ऊपर वाले ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारे का सारा कहलाएगा मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट। इसके बाद यहाँ ये आपको दिखाई जो दे रहा है ये सेंट्रल एशिया कहलाएगा। सेंट्रल एशिया। ये साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक मेजॉरिटी है। और यहीं पर साउथ एशिया के अंदर दो कंट्रीज़ कहलाएंगे और यहाँ पर आसियान जो हैं उन देशों के अंदर दो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ यहाँ यूरोप के अंदर भी मौजूद हैं और कुछ कंट्रीज़ यहाँ अफ्रीका के अंदर भी मौजूद हैं। तो असलियत में ये जो इस्लामिक दुनिया है, इस इस्लामिक दुनिया को मोटे तौर पर इस तरीके से डिवाइड किया जाता है और इसमें लगभग 57 कंट्रीज़, 56, कई बार 56 हो जाते हैं या 57 OIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। लेकिन क्या इस्लाम के अंदर जितने भी देश आते हैं सब में एक इस्लाम के नाम पर यूनिटी है? तो इतना समझ लीजिए इस दुनिया में जो डिवीज़न है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जो डिवीज़न है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। आइडियाज़ का सेपरेट होना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अब यही एक रीज़न है कि इस्लाम की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग जो उनके इमाम रहे हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से जब डिफ़ाइन करना शुरू किया तो पूरी जो इस्लामिक फ़िलॉसफी है वो भी अलग अलग फेजेस में डिवाइड हो गई। और यहाँ पर जो प्योरली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या जहाँ पर 90% से ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम्स की रहती है या यूँ कहें कि गवर्नमेंट जो है वो इस्लाम को मानने वाले लोगों की गवर्नमेंट है, यानी मेजॉरिटी उन कंट्रीज़ में इस्लाम है, वो असलियत में इस्लाम से आगे बढ़कर या यूं कहें इस्लाम को पीछे छोड़कर अपने ट्राइब, अपनी एथनिसिटी और अपने जो बेसिक थॉट्स हैं उनको आगे बढ़ाकर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मेनली हम जिस इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं वो असलियत में मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया कहते हैं, यहाँ पर मौजूद है। असलियत में इस पश्चिम एशिया में एक तरफ इधर टर्की खड़ा हुआ है जिसे तुर्की आजकल कहा जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान खड़ा हुआ है और तीसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है। और ये तीन बड़ी पावर्स जो हैं ये इस मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व या वेस्ट एशिया के रीजन पर अपना डोमिनेंस, अपना दावा स्थापित करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये मोटा मोटा मिडल ईस्ट इस तरीके से यहाँ पर नज़र आता है, जिसमें एक तरफ आपको टर्की दिखाई देगा, दूसरी तरफ ये रहा टर्की, दूसरी तरफ ईरान दिखाई देगा और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया दिखाई देगा। यहाँ पर जिस इस्लामिक वर्ल्ड की बात हम नॉर्मली करते हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड असलियत में इन तीन कंट्रीज़ और इस रीजन को रिप्रेजेंट ज़्यादा करता है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया में ही मक्का और मदीना जो इस्लाम में सबसे पायस, सबसे पवित्र जगह मानी जाती हैं, वो दो प्लेसेस जो यहाँ पर मौजूद हैं। एक दूसरा सऊदी अरेबिया जो है वो रिचेस्ट इस्लामिक कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है, रिचेस्ट इस्लामिक कंट्री है। प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म यहीं हुआ,
इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और लगभग 22 अरब देश जो हैं, 22 अरब कंट्रीज जो हैं, वो सारी की सारी सऊदी अरेबिया के पीछे मजबूती से खड़ी रहती हैं। और इसमें अगर छोटा सा एक एक्सेप्शन कतर को छोड़ दिया जाए तो सऊदी अरेबिया उनको अच्छे से लीड भी करता है। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट लेता है, यानी 22 देश उसके साथ खड़े हुए हैं। ऑयल और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसीलिए, और यही रीज़न है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, यहाँ जो है ये शिया कंट्रीज़ को, सुन्नीज़ को ये सपोर्ट करता है, यानी सुन्नी जो सेक्शन है उस सुन्नी सेक्शन का ये लीडर है। दुनिया में जहां पर भी देखेंगे सुन्नी सेक्शन मैटर करता है। वहीं अगर ईरान को देखेंगे तो ईरान किसी टाइम पर पर्शियन एम्पायर ये हुआ करता था, पर्शियन साम्राज्य, और फारसी भाषा बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, यानी दरबार की भाषा होती थी। पर्शिया का अपना एक प्रभाव साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप तक देखने को मिला है। तो ईरान का अपना एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है। और दूसरी बात, लार्जेस्ट शिया कम्युनिटी यहीं पर मौजूद है, और या यूं कहें कि पूरी दुनिया के अंदर शिया कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। और तीसरी तरफ टर्की, जिसने इस्लामिक वर्ल्ड को यूरोप के अंदर एंटर करवाया, ऑटोमन एम्पायर की ये लीगेसी लिए हुए है। और सबसे बड़ी बात ये कि टर्की के अंदर एथनिक जो हैं वो टर्क्स मौजूद हैं, और इनका इन्फ्लुएंस आर्मेनिया, अज़रबैजान खासकर से लेकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर हमेशा से रहा है। यानी तीन बड़ी पावर्स जिनकी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, जिनका एक बहुत ज़बरदस्त इतिहास है, और ये तीन आज भी अपना इन्फ्लुएंस यानी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे एरिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाए रखने में और एक दूसरे को कमज़ोर करे रखने में पूरी ताकत आज भी लगा रहे हैं। ये एक रीज़न है, यही एक रीज़न है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो इनकी ताकत भी आपको दिखाई देगी और कमज़ोरी भी दिखाई देगी, और इस ताकत और कमज़ोरी के अंदर फंस के ये लोग ना चाहते हुए भी या तो अमेरिकन कैंप में जा रहे हैं या फिर रशियन कैंप में जा रहे हैं। शुरुआत सऊदी अरेबिया से करते हैं कि यहाँ पर ये रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अमीर देश है दुनिया के। सोच कर देखो, यहाँ पर इसकी रॉयल फैमिली के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रिचेज हैं, यानी इनकी रॉयल फैमिली के पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्सीमेट की प्रॉपर्टी है। अब एक बात सोच कर देखिए, रॉयल फैमिली, सिर्फ रॉयल फैमिली के पास इतने एसेट्स हैं, तो बाकी कंट्री के पास कितने ज़्यादा एसेट्स होंगे, ये सोच कर देखिए। ज़बरदस्त लेवल पर अमीर हैं। अब ये जो सऊदी अरेबिया है ना दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये रिच है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मोनार्की है। यहाँ मोनार्की है यानी राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और मोनार्की के ऊपर हमेशा आरोप ये है कि ये हमेशा से प्रो अमेरिका यानी अमेरिका का पिट्ठू है। अब क्योंकि ये जो मोनार्की है यानी सऊदी अरेबिया है, ये अमेरिका का पिट्ठू है, ये अमेरिका का पिट्ठू है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम जनता से रॉयल फैमिली के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप होगा। दूसरे, अगर हम यहाँ पर ईरान को देखते हैं तो ईरान के अंदर एक तरीके की रिलीजियस डेमोक्रेसी है, रिलीजियस डेमोक्रेसी है। अब ये रिलीजियस डेमोक्रेसी यानी धार्मिक लोकतंत्र में
असलियत में जो रिलीजन है वो सुप्रीम है और जो रिलीजियस लीडर जिसे हम खामेनेई कहते हैं वो सबसे सुप्रीम है, और यहां तक कि उस देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर रिलीजियस लीडर बैठा हुआ होता है। लेकिन इसने कई कसम टाइप की खा रखी है और ये क्लेम करता है इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर। ये हमेशा क्लेम करता है कि हम इस्लामिक रेवोल्यूशन लाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक क्रांति लेकर आने वाले हैं और इस्लाम का रूल शरिया के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करेंगे और अमेरिका का बिठाया हुआ ये जो इजराइल है इसे कैसे भी करके बाहर खदेड़ देंगे। अब इसके चक्कर में जितना ज़्यादा वो इजराइल की बात करता है उतना ज़्यादा ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान सारे देशों में लगातार बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक कि कुवैत से लेकर सऊदी अरेबिया के अंदर रहने वाले इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे जनता के ऊपर भी ईरान का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ईरान के ऊपर ईरान के ऊपर नॉर्मली आरोप ये लगता है, और नॉर्मली आरोप क्या है तो रियलिटी भी है, कि ईरान सऊदी अरेबिया के जो अपोनेंट्स हैं उन सब को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है और इस तरीके से सऊदी अरेबिया को घेरने के लिए एक तरीके का क्रेसेंट यानी चांद इसके चारों तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया को घेरने के लिए। इसके लिए वो एक तरफ तो इस्लामिक कार्ड खेल रहा है, इस्लामिक कार्ड खेल रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो रिलीजियस सुप्रीमेसी, शिया सुन्नी की जो लड़ाई है उसके नाम पर रिलीजियस सुप्रीमेसी को यानी धार्मिक सर्वोच्चता को दिखा रहा है। और तीसरा ये जो मोनार्कियल रूल है यानी राजतंत्रीय शासन है उसको चुनौती दे रहा है। यानी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई जो है वो शुरू से इसी लेवल पर इसी तरीके से चल रही है। नॉर्मली इसी लेवल पर इसी तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई चल रही है। टर्की यहां पर क्या खेल खेल रहा है दोस्तों? टर्की असलियत में एक ऐसा यूरोपियन कंट्री, एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसका लिंक असलियत में, जिसने पिछले 100 साल हमेशा मतलब पिछले 100 साल उसने यूरोपियन इन्फ्लुएंस में गुजारे हैं। यानी ये एक खासकर टर्की और लेबनान तो खैर बर्बाद सा हो गया है, लेकिन टर्की और लेबनान दो ऐसे देश हैं, टर्की और लेबनान दो ऐसे देश हैं जो कि भले ही इस्लामिक कंट्री हों लेकिन उनमें कल्चर के नाम पर इन प्रिंसिपल इस्लाम को मानते हैं, लेकिन कल्चर के नाम पर वो कहीं ज़्यादा यूरोप के पास दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम लेबनान की तो जो राजधानी है उसको अगर आप देखेंगे तो लेबनान के अंदर घूमने वाले जो लोग हैं या उनसे जिससे भी बातचीत हुई या जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो कहते हैं आज, यानी जो 90s में कभी लेबनान गए थे उनसे अगर पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि लेबनान जो है, बेरूत उसकी राजधानी जो है, वो इतना ज़बरदस्त देश है कि लेबनान में खड़े होने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी इस्लामिक कंट्री में हैं। यानी अगर आप सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हैं, अगर आप कतर में हैं, दुबई में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको फील होगा कि आप किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर हैं। और यहाँ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बहुत खतरनाक लेवल के हैं, लेकिन अगर आप लेबनान जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी अरेबियन कंट्री में हैं या इस्लामिक कंट्री में हैं। इतना खुलापन, इतनी फ्रीडम, इस तरीके से लोग इतनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वही हाल टर्की के साथ है। तो जब एक सोसाइटी इस तरीके की आज़ादी वाले माइंडसेट में यानी फ्रीडम के साथ रह चुकी होती है, जब कोई भी कंट्री, जब कोई भी देश एक फ्रीडम यानी आज़ादी के साथ रह चुका होता है, तो उसका असर यहाँ पर यह होता है कि उसे पता है कि हमें फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना और मुझे सिर्फ अपना
सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है और अपनी समस्याओं को यहां से निकालना है, अपनी समस्याओं को दूर करना है। यहां टर्की की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कुर्दिश लोगों की है, और ये जो कुर्दिश लोग हैं असलियत में टर्की के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े टेंशन टर्की की कुर्दों के साथ ही है। तो फिर भी लेकिन कुर्द जो हैं वो सीरिया, इराक, ईरान, इवन आर्मेनिया यहां रह के टर्की के ऊपर हमले करते हैं, उनको परेशान करते हैं, टर्की के अंदर सेपरेटिज्म बढ़ाते हैं, और यहां तक कि टर्की के 40% एरिया पर कुर्दिश लोगों का एक तरीके से डोमिनेंस है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर कश्मीर जो मामला है वो टेंशन का है और सर में दर्द किए रखता था, वैसा ही हाल आज के दिन कुर्दिस्तान का है, और कुर्दिश लोग जो हैं टर्की के ऊपर हमेशा सर पे तांडव किए रखते हैं। तो ऐसे में यहां ये 3 कंट्रीज हैं, तो तीनों कंट्रीज कहां खड़े होंगे ये ज्यादा देखने वाली बात है, ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका के अंदर क्या है? कैपिटलिज्म है, और क्योंकि अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म है यानी पूंजीवाद है, तो अमेरिका किसी भी देश में जाकर सिर्फ ये देखेगा कि कहां जाकर उसकी पूंजी यानी पैसा बढ़ रहा है। जहां उसकी पूंजी बढ़ेगी, जहां उसका पैसा बढ़ेगा, अमेरिका हमेशा उस जगह पर डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करेगा, वहां जाकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। अब अमेरिका को इस पूरे मिडल ईस्ट के अंदर तेल और स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। सबसे पहले ऑयल और गैस तो यहाँ पर है ही है, साथ में इसमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है कि दुनिया का जो व्यापार है, सबसे बड़ी बात यूरोप का जो ट्रेड है एशिया के साथ वो सुएज कैनाल से होकर जाता है। ऐसे में अमेरिका और जितने भी कैपिटलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कभी भी इस एरिया पर से अपनी पकड़ को कमज़ोर होने ही नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 1948 के अंदर यहाँ पर इज़राइल नाम का देश जानबूझकर बसाया गया, जो कि इस पूरे रीजन के अंदर एक जिसे कहते हैं हकदार हो, दावेदार हो, और उस पूरे एरिया पर कब्जा जमाने की पूरा डोमिनेंस रखे, मतलब पूरी ताकत रखे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर होगा क्या कि या तो अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं वो ईरान के साथ रहेंगे, और मज़े की बात यह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ईरान जो है वो न्यूट्रल था। उसके बाद 1941 में रशिया और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान की ज़्यादातर ऑयल कंपनीज पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1978 तक ईरान के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका का कठपुतली शासक, जिसे शाह कहते थे, वो बैठा हुआ था, यानी ईरान उसके कब्जे में था। हालांकि इराक, सीरिया जो है वो रशिया के डोमिनेंस में थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सिचुएशंस जो हैं वो ईरान के अंदर अमेरिका को सपोर्ट करने वाली थी। लेकिन ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन हो गया, दुनिया जो है वो पलटने लगी, दुनिया जो है वो बदलने लगी, और अमेरिका और ईरान और सऊदी अरेबिया की जो पुरानी दुश्मनी थी, जब तक ईरान अमेरिका के साथ था तब तक सऊदी अरेबिया और अरब वर्ल्ड के अंदर सोवियत यूनियन का डोमिनेंस था। लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर सोवियत यूनियन का डोमिनेंस आया, यानी खामेनेई वगैरह आए और उन्हें सोवियत यूनियन ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो सऊदी अरेबिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। ईरान की एक खास बात है कि ईरान के अंदर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की खास बात यहाँ पर यह होती है कि कहीं ना कहीं वो पीपल के लिए, पीपल यानी आम आदमी के बेनिफिट को ज़्यादा सोचते हैं, और डेमोक्रेसी चाहे धीरे सही लेकिन मजबूरी ये होती है कि कैसे भी उसे प्रोग्रेस करनी है, उसे क्या नाम है, कैसे भी करके विकास करना है। अगर डेमोक्रेसी को प्रोग्रेस करनी है, विकास करना है, तो उसका सीधा सीधा
जो असर होगा वो ये होगा कि वो कहीं ना कहीं मतलब प्रोग्रेस करने के लिए जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं कई बार उन्हें भी चैलेंज करता है। ईरान क्योंकि एक सपना भी देख रहा है इस पूरे एरिया में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने का, और ईरानियन रेवोल्यूशन होते ही सद्दाम हुसैन जैसों ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया और फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू हो गई, उससे ईरान की जो गवर्नमेंट है उसे समझ में आ गया कि हमें टिकने देने वाले नहीं हैं। यहां से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी शुरू हो गई। अब अमेरिका को भी यहां पर बेस चाहिए था, तो उसे सऊदी अरेबिया की फॉर्म में मिला। और सऊदी अरेबिया की खास बात क्या, मोनार्कियल रूल है। आर्मी को ये लोग स्ट्रांग नहीं रख सकते, हथियार स्ट्रांग होंगे, मिसाइलें स्ट्रांग होंगी, एयरफोर्स भी स्ट्रांग होगी, नेवल फोर्स भी ठीक ठाक होगी, लेकिन जो मिलिट्री है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। सोचकर देखिए, दुनिया के बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां की रॉयल फैमिली या प्रेसिडेंशियल और गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को या हेड ऑफ द स्टेट को सपोर्ट करने या उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसकी खुद की आर्मी नहीं होती। उसकी जगह पर पाकिस्तान से आर्मी और आर्मी के जनरल्स बुलाए जाते हैं जो रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी देखते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉयल फैमिली का मतलब सऊदी अरेबिया अपने आप में एक ऐसा देश जिसको अपनी सेना पे भरोसा नहीं है कि वो उसकी सुरक्षा करेगी, बल्कि ऐसा लगता है कि उसकी सेना खुद ही उसे मार डालेगी। इसीलिए पाकिस्तान जैसे देश से सहायता ये लेता है। ऐसे में सोच कर देखिए, यहां पर अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ता गया और आज अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो अमेरिका के फेवर में खड़ा हुआ था, और ईरान तो आपको पता ही है। अब सोचिए, अब जैसे जैसे यानी अमेरिका के फेवर में है और पुतिन ईरान पहुंचे हुए हैं। हालांकि यूएसएसआर और ईरान के ज़्यादा से अच्छे रिलेशंस नहीं रह रहे, लेकिन रशिया और जिस तरीके से पुतिन हैं, पुतिन और ईरान के रिलेशंस काफ़ी हद तक सुधरना शुरू हो चुके हैं। यानी हम सऊदी अरेबिया के बारे में जैसे भी लेन देन की बात को सोच लें, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान के डर के चलते, सऊदी अरेबिया ईरान के डर के चलते, क्योंकि सऊदी अरेबिया और बाकी अरब वर्ल्ड को एक बात समझ में आ गई है कि ये जितना भी इजराइल है, इजराइल से ज़्यादा खतरनाक ईरान है। इसलिए ईरान के डर के चलते अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन मजबूरी में सही पूरे के पूरे इस अरब वर्ल्ड को, पूरे के पूरे इस अरब वर्ल्ड को अमेरिका के साथ जाकर खड़ा होना पड़ेगा। तो यानी यही एक कारण है, अभी भी हमें दिखाई दिया तो बाइडन के, अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाइडन के साथ है। जो बाइडन की जगह डोनाल्ड ट्रंप होता तो उसी के स्वागत में यही मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो प्रिंस सलमान जो हैं, वो पलक पावड़े बिछाए हुए खड़े हुए होते कि आओ साहब, बहुत अच्छी बात है। अब सोचकर देखिए, सऊदी अरेबिया क्योंकि अमेरिका के फेवर में जा चुका है, तो ईरान कहां खड़ा होगा? ईरान क्योंकि इस सीरिया, इराक से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और ईरान इजराइल का डिक्लेयर्ड दुश्मन है और खुले तौर पर कहता है कि एक भी यहूदी को अरब लैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस लेवेंट कहते हैं इसको, लेवेंट पर नहीं होना चाहिए। और इसी उसके फिलॉसफी के चलते वो इस पूरे इलाके में अपना एक इन्फ्लुएंस बनाता है, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, और अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। अमेरिका के बारे में ईरान की जो गवर्नमेंट है, खामेनेई गवर्नमेंट, उसे तो साफ लगता है कि ये अमेरिकन हमें रहने नहीं देंगे, इसलिए उन्हें उठा के फेंकेंगे। तो ऐसे में ईरान, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका की तरफ गया, तो ईरान का रशिया की तरफ जाना तय है। ईरान का रशिया की तरफ जाना तय है। लेकिन टर्की यहां क्या खेल खेल रहा है, समझिए। टर्की, जिस तरीके से हम मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, और अमेरिका और रशिया दोनों को अपने जाल में फंसा रखा है, यूं कहें, या फिर यूं कहें कि मैनेज कर रखा है, उससे कहीं मोदी जी ने अपनी क्षमता और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बहुत
अच्छी विदेश नीति चलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चलानी चाहिए थी, जो ज़रूरत थी, वो सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। लेकिन टर्की ने जो गेम खेला है वो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ने नहीं खेला। टर्की एक ऐसा देश जो कि नाटो का फ्रेंड है और उसे नज़र आ रहा है कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, तो उसने ग्रीस के साथ इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी रिवाइव करनी शुरू कर दी। उसने ये देखा कि यहाँ पर कुर्दिश फोर्सेस जो हैं, ये कुर्द उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो खुलकर कुर्दों के ऊपर हमले करने शुरू करे। और डोनाल्ड ट्रंप से तो यहाँ तक बार्गेन कर लिया या यहाँ तक एक तरीके की डील फिक्स कर ली डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि मैं कुर्दिश फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करूँगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कुर्दिश फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करूंगा और आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस तरीके का दबाव इस्टेब्लिश किया और टर्की के सामने डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बेइज्जती, मतलब बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म हुआ कि जो टर्क्स हैं वो हमारे सबसे पुराने साथी रहे हैं मिडल ईस्ट में, और तुमने अपने दोस्तों को, जिसे कहते हैं बीच मझधार में, मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन टर्की की डिप्लोमेसी, एर्दोआन की जितनी मर्जी बुराई करी जाए, लेकिन अपने और देश के मामले में उन्होंने काफ़ी अच्छी एक डिप्लोमेसी दिखाई और कुर्दिश फोर्सेस के सप्रेशन के लिए बहुत एग्रेशन आगे दिखाई। अभी भी कल भी खबर आई है कि टर्की ने इराक के बॉर्डर के अंदर घुसकर अटैक किया, कुर्दिश इलाके के अंदर अटैक किया, जहां पर 8 लोग मारे गए। इससे इराक और टर्की के बीच में टेंशन्स जो हैं वो एस्केलेट हुई हैं, लड़ाई बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन टर्की की अगर बात करूं तो टर्की और रशिया की जो दुश्मनी है वो भी लगभग 300 साल से ज़्यादा की है, और कई बड़ी लड़ाइयाँ, इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ टर्की को बचाने या टर्की और रशिया के बीच में हो चुकी हैं। पुराने चाहे जार का पीरियड हुआ, चाहे वो सोवियत यूनियन वाला फेज हुआ, चाहे वो अब पोस्ट कोल्ड वॉर रशिया हुआ, तीनों के बीच में कहीं ना कहीं। लेकिन यहां पर टर्की सीरिया के मामले में तो रशिया के अगेंस्ट है, आर्मेनिया के मामले में रशिया के साथ है, यूक्रेन के मामले में टर्किश फोर्सेस जो हैं, टर्किश जो ड्रोन्स हैं वो रशिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रशियन टैंक्स को उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ब्लैक सी की तो वो रशिया के साथ खड़े हुए हैं। अभी भी अगर आप देखोगे, ईरान के अंदर एर्दोआन पुतिन से मिलने गए और पहली बार चर्चा हुई कि पुतिन ने एर्दोआन को 50 सेकंड पुतिन को एर्दोआन ने 50 सेकंड तक वेट करवाया और पुतिन झल्ला कर रह गए। ये जो डिप्लोमेसी है ये अभी तक टर्की के रोल को क्लियर नहीं कर रही कि टर्की कहां खड़ा है। सऊदी अरेबिया लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन लड़ने से ज़्यादा ये सिर्फ अपने आप को बचा के निकलना चाहता है क्योंकि इंटरनली कमज़ोर है। ईरान अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है क्योंकि उसे लड़ के फ़ायदा है। टर्की सिर्फ डिप्लोमेसी दिखा रहा है कि ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। वो अमेरिका से भी उतनी ही सख्ती से बार्गेन कर रहा है जितना वो रशिया से कर रहा है, ईरान से भी उतनी ही सख्ती से बात कर रहा है जितनी वो सऊदी अरेबिया से बात कर रहा है। यानी कि इस समय पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का जो खेल खेल रहा है वो टर्की खेल रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास इतना कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अमेरिका का साथ दें या विरोध करें। बस वो ये है कि वो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उनको आगे ना बढ़ने दें, वही वो करना चाहती हैं। इसके अलावा उन्हें कोई फालतू सा, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है तो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है नहीं। पाकिस्तान के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सबसे बढ़िया देश बांग्लादेश, किसी भी लेवल पर उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की करने की तरफ ध्यान दे रहा है ताकि उसकी जनता तरक्की करे, आगे बढ़े। इंडोनेशिया मलेशिया के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो साउथ चाइना सी और चाइना के ऊपर बनाने जा रहा हूं, लेकिन यहां खास बात यह है कि इंडोनेशिया और मलेशिया, खासकर इंडोनेशिया का कम्युनिस्ट अप्रोच शुरू में दिखाई दिया, लेकिन अब एक तरीके से न्यूट्रल अप्रोच रहा। मलेशिया भी शुरू में अमेरिका की तरफ दिखा, लेकिन अब न्यूट्रल अप्रोच। लेकिन अब जिस तरीके से यहां साउथ चाइना सी में
चाइना का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। यहां पर जियोपॉलिटिक्स, इसका धर्म से कोई, अच्छा मजे की बात यह है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कौन कहां खड़ा होगा इसका धर्म से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इसका धर्म से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डिसीजन ये हमारे फेवर में होगा या अपोज में होगा। इसके अलावा उन्हें किसी से कोई लेने देने का मूड नहीं है। समझे? साउथ चाइना सी की अगर बात की जाए, साउथ चाइना सी की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया और मलेशिया इस टाइम पर दोनों के दोनों चाइना की इस हॉलिगनिज्म से, इस जिसे कहते हैं डोमिनेंस से दुखी हैं, परेशान हैं। इसीलिए इन्हें ना चाहते हुए भी या एट एक्सट्रीम कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जैसी पावर्स का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और अफ्रीकन कंट्रीज को अगर देखा जाए ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन में नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे सूडान, इथियोपिया या सोमालिया जैसी कंट्रीज जो चाइना और रशिया का सपोर्ट पॉसिबली कर सकती हैं, उन सबके अंदर खासकर सूडान में तो एक तरीके का ज़बरदस्त अनरेस्ट क्रिएट हो चुका है, और वो अनरेस्ट एक अमेरिका और यूरोपियन पावर्स का यूँ कह सकते हैं एक वेपन है किसी भी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन दुनिया जो है वो इस समय पर, ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये क्लियर वर्ड्स में दो तरफ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। टर्की जैसे देश जो हैं और बांग्लादेश, इन दोनों का रीज़न अलग है, दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देश जो हैं वो किसी ना किसी पक्ष में खड़े हुए हैं और अपने अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मेजर पावर्स हैं वो तो किसी तरीके से बस इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हैं अपने आप को बचाकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। टर्की जैसे देश को भी किसी न किसी तरफ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अब वो किस मजबूती के साथ कहाँ खड़े होते हैं वो वक्त बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।